की वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे इंपल्स के बारे में। तो देखिए इंपल्स ऑफ अ फोर्स क्या होता है। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द टाइम इंटरवल इज कॉल्ड द इंपल्स ऑफ द फोर्स। जब भी किसी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लगता है किसी टाइम इंटरवल के लिए, और वो अगर टाइम इंटरवल बहुत छोटा टाइम इंटरवल होता है तो उस टाइम इंटरवल और उस फोर्स की मल्टीप्लिकेशन से हमें एक नई टर्म मिल जाती है जिसको इंपल्स ऑफ द फोर्स बोला जाता है या इंपल्स बोला जाता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर फॉर्मूला बन जाता है इंपल्स, जिसको आई से डिनोट किया जाता है, इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई दैट टाइम इंटरवल, जिसको डेल टी आपको लिखा मिलेगा। तो फोर्स मल्टीप्लाई डेल टी इंपल्स हो जाता है। अब देखिए यहां से इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड आपको न्यूमेरिकल्स मिल सकते हैं कि आपको फोर्स दिया हो, टाइम दिया हो और इंपल्स डायरेक्ट निकालना आपको वहां पे दे दिया जाएगा, या फिर कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। और इसका यहाँ पर देखिए क्या कैसे आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे आपको दिया जा सकता है कि गाड़ियों में लगने वाले जो शॉकर्स होते हैं या फिर ट्रेन्स में लगने वाले जो बफर्स होते हैं उनका क्या काम होता है। देखिए आपकी जो गाड़ी है जब रोड पे चलती है तो रोड पे चलते चलते उस टाइम आपकी जो गाड़ी है उसका टायर किसी गड्ढे में जा सकता है, जिसकी वजह से आपको इनर्शिया ऑफ मोशन फील होगा और उसके कारण आपकी गाड़ी और आपकी बॉडी को एक फोर्स फील होता है। ठीक है, अब वो जो इनर्शिया ऑफ मोशन है वो बहुत कम टाइम के लिए फील होता है। फोर्स को कम करने के लिए, क्योंकि उस गड्ढे के कारण आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है, आपको ज्यादा चोट भी लग सकती है, तो उसको कम करने के लिए शॉकर्स लगाए जाते हैं। अब वो जो शॉकर्स होते हैं वो टाइम ड्यूरेशन इंक्रीज कर देते हैं। अब जो उस गड्ढे के कारण जो फोर्स आपकी बॉडी के ऊपर लगने वाला है वो एकदम से, जैसे गाड़ी गड्ढे में गई वैसे ही आपकी बॉडी के ऊपर भी फोर्स लगेगा। तो उस फोर्स को, वो जो फोर्स रोड के कारण आपकी बॉडी पे लगने वाला है, उस फोर्स के टाइम ड्यूरेशन को इंक्रीज कर दिया जाता है शॉकर्स के द्वारा, और इस तरीके से फोर्स कम हो जाता है। इसीलिए शॉकर्स लगाए जाते हैं, ट्रेन में बफर्स लगाए जाते हैं, ताकि लगने वाले जो झटके होते हैं उसके फोर्स को कम किया जा सके और टाइम ड्यूरेशन को वहां पे इंक्रीज कर दिया जाता है। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आपको इस टॉपिक से देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सर्कुलर मोशन। जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में यानी कि एक सर्कल में घूमती है तो उसकी वजह से जो भी मोशन होता है उसको सर्कुलर मोशन बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए कोई भी बॉडी जो सर्कुलर मोशन में घूम रही है उसको एक्सेलरेटेड मोशन भी बोला जाता है, भले ही वो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ वहां पर घूम रही है। अगर कांस्टेंट स्पीड है तो वो एक्सेलरेशन कैसे हो सकता है, क्योंकि जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में घूम रही होती है तो हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है, और अगर कांस्टेंट स्पीड है और डायरेक्शन चेंज हो रही है तो उसको एक्सेलरेशन बोला जाता है। इसीलिए सर्कुलर मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन बोला जाता है। जैसे जब कोई भी सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ घूमता है या अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है उसको सर्कुलर मोशन या फिर एक्सेलरेटेड मोशन बोला जाता है। और यहाँ पर जो वेलोसिटी होती है उसकी डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है, और जो एक्सेलरेशन होता है वो इस सर्कल के सेंटर की तरफ होता है। स्पीड कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रही है, जो डायरेक्शन है वो चेंज यहाँ पर हो रही है, इसलिए इसको एक्सेलरेटेड मोशन बोला जाता है। अब देखिए जो सर्कुलर मोशन की हम बात कर रहे थे उससे रिलेटेड कई और टर्म्स होते हैं जिनके बारे में एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब जब भी बॉडी सर्कुलर मोशन में घूम रही है तो वहां पर क्या होता है, कई सारे टर्म्स होते हैं जिसमें से सबसे पहली है एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन सर्कुलर मोशन। तो देखिए एंगुलर वेलोसिटी को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। सपोज कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन में है और अभी वो इस पॉइंट पे है, चलते चलते वो इस पॉइंट पे पहुंच जाती है, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में चलने के कारण उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है उसको कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। ठीक है, तो इस डिस्टेंस को हम कैसे शो करेंगे, यहाँ पर देखिए कोई भी जो सर्कल होता है वो कितने एंगल्स का बना होता है, वो 360 एंगल्स का बना होता है, कंप्लीट एंगल वहां पर हो रहा होता है। यानी कि जब कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन में है तो वो कोई ना कोई एंगल को वहां पर कवर कर रही है, और ये जो एंगुलर डिस्टेंस है इसको फाइंड आउट कैसे किया जाता है। अब देखिए ये जो सर्कल का ये सेंटर है और ये रेडियस है। ठीक है,
अब ये यहां से बॉडी यहां तक पहुंच गई है, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो उसने ये जो है हमारा ये थीटा एंगल जो है जिसको हम यहाँ पर डी थीटा बोलते हैं, और कितने टाइम में कवर किया है, डी टी टाइम में किया है। तो हमारा जो एंगुलर वेलोसिटी जिसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं उसका फॉर्मूला हमारे पास बन जाता है ओमेगा इज इक्वल्स टू डी थीटा अपॉन डी टी, या फिर डेल थीटा अपॉन डेल टी भी उसको बोला जाता है। और ये थीटा क्या है, ये एंगल है, कितना एंगल उसने कवर कर लिया है चलते चलते, वो थीटा होता है। और देखिए तो यहाँ पर डायरेक्शन भी में जो होती है वो अहम होती है, तो इसलिए इसको वेक्टर क्वांटिटी बोला जाता है। और एंगुलर वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है, वो रेडियन पर सेकंड होती है। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गई, जब भी सर्कुलर मोशन में जो बॉडी है वो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट शो कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो उसकी एंगुलर वेलोसिटी होती है, जिसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। और उसका फॉर्मूला हमारे पास बन जाता है ओमेगा इज इक्वल्स टू डी थीटा बाय डी टी, और उसकी एसआई यूनिट रेडियन पर सेकंड होती है। अब अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन में घूम रही है तो वो एक्सेलरेटेड मोशन होता है, यानी कि एक्सेलरेशन वो वहां पर शो होता है। तो यहाँ पर जब सर्कुलर मोशन में घूम रही है तो उस सर्कुलर मोशन में घूमते घूमते उस बॉडी को एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फील होता है। अब यहाँ पर वेलोसिटी स्पीड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसलिए एक्सेलरेटेड मोशन बोला जाता है। और इस एक्सेलरेटेड मोशन के कारण इस बॉडी को इस सर्कुलर मोशन के सेंटर की तरफ एक फोर्स फील होता है जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोला जाता है, ठीक है। और ये हमेशा सेंटर की तरफ ही पॉइंट करता है। अब अगर आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए, जिसको हम ए सी से डिनोट करते हैं, और उसका फॉर्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर सी, और इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये जो होता है वो हमेशा ही इस सर्कल के सेंटर की तरफ पॉइंट करता है, यानी कि अंदर की तरफ फोर्स लगता है जब कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन में घूम रही है, ठीक है। अब आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो अर्थ है वो सन की तरफ वो सन के चारों तरफ क्यों घूम रही है, कैसे घूम पा रही है। जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में घूमती है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, जो फोर्स उसको सेंटर की तरफ बांधे रखता है, सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोला जाता है, ठीक है। तो जो एंगुलर वेलोसिटी होती है ये हमें बताती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी फास्टली जो होता है रोटेट हो रहा है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या बताता है कि डायरेक्शन कैसे चेंज हो रही है, कितनी जल्दी चेंज हो रही है। तो यहाँ पर क्वेश्चंस इन फॉर्मूलाज के ऊपर बन सकते हैं, इनकी यूनिट्स के ऊपर बन सकते हैं, या फिर आपको वैल्यूज दी जा सकती हैं और उनको फाइंड आउट करना आपको दिया जा सकता है। नेक्स्ट है सेंट्रीपिटल फोर्स, वही जो अभी हमने पढ़ा कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में घूम रही है तो सर्कुलर मोशन में घूमते घूमते उस बॉडी को सेंटर की तरफ एक फोर्स फील होता है, एक इनवर्ड फोर्स फील होता है, ठीक है। और उसी को सेंट्रीपिटल फोर्स बोला जाता है। अब ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है इसको निकालने का क्या फॉर्मूला था, फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो सेम वही जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है उसको निकालने का फॉर्मूला है मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है उसका फॉर्मूला हो जाता है mv²/r। अब ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये आपको कहां पे देखने को मिल सकता है लाइफ में, जैसे जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ घूमती है और अर्थ के चारों तरफ सैटेलाइट्स घूमते हैं, वो किस फोर्स के कारण उन बॉडीज के साथ बंधे हुए हैं, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण ही अर्थ सन के चारों तरफ और सैटेलाइट्स अर्थ के चारों तरफ बंधे हुए हैं, और उस बंधे हुए फोर्स के कारण वो उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं, ठीक है। और ये जो ग्रेविटेशन जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण प्रोवाइड किया जाता है, ये उसी के कारण वो वहां पर हो रहा है। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वही तो अट्रैक्ट कर रहा है ना सैटेलाइट्स को, तो उसी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण सेंट्रीपिटल फोर्स पैदा होता है, ठीक है। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो बहुत ही जरूरी होता है। जैसे कोई भी गाड़ी जब सर्कुलर टर्न ले रही है या सर्कुलर रोड पे चल रही है, अगर वो सेंट्रीपिटल फोर्स उस गाड़ी के ऊपर ना लगता तो वो गाड़ी उस सर्कुलर मोशन पे ना चलते हुए बाहर की तरफ निकल जाती और बहुत भारी एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन वो जो बॉडी है वो जब सर्कुलर मोशन में चल रही है
तो उस सर्कल के सेंटर की तरफ उस गाड़ी पे एक फोर्स लगता है जो सेंट्रीपिटल फोर्स ही होता है। और जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो बहुत ही जरूरी होता है उस गाड़ी को अपनी पोजीशन पे रखने के लिए। अब देखिए जैसे ये बच्चे हैं इस झूले पे झूल रहे हैं, इस झूले पे झूलते टाइम भी इनकी बॉडी के ऊपर एक फोर्स लग रहा है जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोला जाता है। और इस सेंट्रीपिटल फोर्स की जो डायरेक्शन होती है हमेशा ही सर्कल के सेंटर की तरफ होती है। और ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ये बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करता है। तो अब नेक्स्ट है हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स तो हमने पढ़ लिया है, जो किसी भी सर्कल के सेंटर की तरफ लगता है, ठीक है, जो किसी भी बॉडी को सर्कल के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है। जब भी आपकी बॉडी किसी सर्कुलर मोशन में चल रही है तो वहां पर आपको एक ऐसा काल्पनिक हाइपोथेटिकली अपरेंट फोर्स फील होता है जो आपको उस सर्कुलर मोशन से बाहर की तरफ फील होता है, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स से ऑपोजिट डायरेक्शन में फील होता है। ठीक है, देखिए अब यहां पर जो है आपको कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं कि जैसे कोई भी बॉडी अभी स्ट्रेट लाइन में जा रही है और स्ट्रेट लाइन में जाते हुए उसको एक सर्कुलर टर्न लेना पड़ा, ठीक है। अब उस सर्कुलर टर्न लेने के कारण उस बॉडी को एक आउटवर्ड फोर्स फील होता है, उसको इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन बोला जाता है। लेकिन कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन में है और उस टाइम अगर उसको कोई आउटवर्ड फोर्स फील हो रहा है तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। ये थोड़ा सा यहाँ पे जो होता है डिफरेंस होता है। तो देखिए अब डेली लाइफ में बहुत बार ऐसे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, जो अपरेंट फोर्स होता है, उसको फील करते हैं। और ये जो फोर्स होता है ये सेंट्रीपिटल फोर्स के मैग्नीट्यूड के इक्वल और डायरेक्शन में ऑपोजिट होता है, ठीक है। तो ये चीज हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। और जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है जिसमें कोई भी बॉडी सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होती है, उसको काउंटर करने के लिए, उसको पोज करने के लिए क्या होता है, इस गाड़ी के टायर्स और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन होता है वही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल फोर्स उस सेंट्रीपिटल फोर्स को क्या कर पाता है, काउंटर कर पाता है। और ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाली जो फिनोमिनन होता है वो डेली लाइफ में, अब जैसे देखिए अभी अभी हमने डिस्कस किया कि गाड़ी के ऊपर फील होता है या फिर एक सेंट्रीफ्यूगल मशीन होती है उसमें इसको यूज किया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि किसी भी लिक्विड में मौजूद जो डेंसर पार्टिकल्स होते हैं उनको हटाया जाता है या रिमूव किया जाता है या अलग किया जाता है। अब जैसे जो दही होती है उसमें से घी निकालने के लिए भी सेम यही प्रोसेस होती है। इसमें क्या होता है कि वो जो लिक्विड है उसको बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ घुमाया जाता है। कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो उस लिक्विड में जो मौजूद जो डेंसर पार्टिकल्स होते हैं वो अपने आप को एक लार्जर रेडियस में अलाइन कर लेते हैं और इस तरीके से वो बाकी बचे हुए लिक्विड से अलग हो जाते हैं। सेम यही प्रोसेस हमारे यहाँ पर हो रही है। इस टाइप के झूले में जैसे जो मैरी गो राउंड होता है, जब भी बच्चे झूलते हैं तो उनको बाहर की तरफ एक फोर्स फील होता है जो रेडियली आउटवर्ड होता है, वही हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, ठीक है। तो हमारा जो है सेंट्रीफ्यूगल मशीन है, मैरी गो राउंड है या फिर सर्कुलर मोशन में जो भी होता है, कब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होता है, कब वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स को काउंटर करने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स होता है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। सूडो फोर्स वही अपरेंट फोर्स जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन जिसको SHM भी बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब भी कोई बॉडी ऑसिलेटरी मोशन में है, ऑसिलेटरी मोशन में क्या होता है कि जब भी कोई बॉडी एक फिक्स पॉइंट के टू एंड फ्रो या फिर अपसाइड और डाउन साइड, जैसे कोई भी एक पेंडुलम होता है या फिर एक स्प्रिंग होता है। अब जब आप किसी स्प्रिंग को ऐसे खींच के और उसको छोड़ दीजिए तो आपको कुछ टू एंड फ्रो या फिर अपसाइड एंड डाउन साइड के आपको मूवमेंट शो करेगा। उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन या फिर ऑसिलेटरी मोशन जिसको सिंपल भाषा में बोला जाता है, ठीक है। तो उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब भी कोई बॉडी अपनी मीन पोजीशन यानी कि अपनी बिल्कुल रेस्ट वाली पोजीशन में है, जब उसके ऊपर कोई फोर्स लगाया जाता है, अब देखिए मान लीजिए ये मेरे पास एक बॉडी है और इस बॉडी के ऊपर मैंने फोर्स लगाया और मैं इसको इस एक्सट्रीम पोजीशन तक ले गई हूं। अब मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया है तो इसके अंदर भी तो एक फोर्स स्टोर हो गया है जिसको रिस्टोरिंग फोर्स बोला जाता है,
ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पर ले जाके ऐसे छोड़ दूंगी तो ये तो नहीं हिल रहा है, लेकिन जो पेंडुलम होता है वो कुछ एक्सट्रीम पोजीशन पे जाने के बाद कुछ इस तरीके का जो मोशन होता है वो शो करता रहता है, उसी को सिंपल हार्मोनिक मोशन बोला जाता है। और जब भी कोई बॉडी अपनी मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको उसका एम्पलीट्यूड बोला जाता है। जैसे इस पेंडुलम को अगर मैं खींच के यहां तक ले जाऊं और इसको यहां से छोड़ दिया जाए तो ये इस तरीके का मोशन शो करेगा, ठीक है। और जो इसका मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है यानी कि इस डिस्टेंस को इसका एम्पलीट्यूड बोला जाता है। यहां पर यही सब चीजें आपको बताई गई हैं कि उस एक्सटर्नल फोर्स के कारण इस बॉडी में एक रिस्टोरिंग फोर्स पैदा हो जाता है और वो जो फोर्स होता है वो आपके लगाए हुए फोर्स के इक्वल और ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, उसी को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन यहां पर बोल रहे हैं, ठीक है। अब मीन पोजीशन से जितना भी मैक्सिमम डिस्टेंस ये ट्रेवल कर रही होती है बॉडी, उसी को हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। द मैक्सिमम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, वही हमारा एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है। एम्पलीट्यूड जो होता है एक सिंपल डिस्टेंस होता है और डिस्टेंस को मेजर करने की SI यूनिट मीटर होती है, ठीक है। तो ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है इसमें क्या हो रहा है, एक तो एम्पलीट्यूड है, ठीक है। अब जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना कि पेंडुलम है, पेंडुलम जो हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन शो कर रहा है उसमें मैक्सिमम डिस्टेंस जो ट्रेवल किया उसने एक्सट्रीम पोजीशन तक, उसको तो हमने एम्पलीट्यूड बोल दिया। अब उसको एक ऐसे चक्कर लगाने में जितना टाइम लगेगा उसको टाइम पीरियड बोला जाता है, जिसको T से डिनोट किया जाता है, ठीक है। और जो T होता है दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई L अपॉन G होल रूट। अब ये L क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी कि वो जो पेंडुलम है वो कितनी लंबी स्ट्रिंग से बंधा हुआ है उसी की लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं। और ये जो G है ये ग्रेविटी होती है। 2 पाई आपकी जो होती है वो फिक्स यूनिट होती है, तो टाइम इंटरवल निकालने के लिए, टाइम पीरियड निकालने के लिए आपके पास सिंपल फॉर्मूला होता है और ये सिंपल पेंडुलम का होता है, बिल्कुल फिक्स ये फॉर्मूला होता है। अगर आपको यही क्वेश्चन दिया गया तो आप इस फॉर्मूले को सिंपली लगाएंगे और अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर के अंदर आया है। जब भी कोई बॉडी ऑसिलेशन शो करती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी होती है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि 1 सेकंड में वो कितने राउंड लगा रही है, कितनी बार घूम रही है, वही उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस मेड बाय पार्टिकल इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी को न्यू से डिनोट किया जाता है। फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला होता है 1/T, यानी कि 1 सेकंड में कितनी बार वो घूम रही है वही उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। या फिर ये फॉर्मूला भी हो सकता है न्यू इज इक्वल्स टू V अपॉन लैम्डा। लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ होती है, ठीक है। ये भी वैल्यूज आपको दी मिलेंगी। रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, अब देखिए जैसे आपके पास ये स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग को अगर आपने खींच के छोड़ दिया, अब आप जब उस स्प्रिंग को खींच रहे हैं तो आप उसके ऊपर कोई फोर्स लगा रहे हैं, उतना ही फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में उस स्प्रिंग के अंदर भी एक फोर्स स्टोर हो जाता है, जिसको रिस्टोरिंग फोर्स बोला जाता है। किसी भी स्प्रिंग को खींच के और छोड़ के देखिए तो वो आपको ऐसे टू एंड फ्रो मोशन शो करेगा, जिसको सिंपल हार्मोनिक मोशन बोला जाता है। और उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं जिसको हम रिस्टोरिंग फोर्स बोल रहे हैं। ऐसा ही सेम पेंडुलम के अंदर होता है, ऐसा ही सेम आपके पास स्प्रिंग के अंदर होता है, वही पीरियोडिक मोशन होता है, ठीक है, वही जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है, जब भी कोई दो सरफेसेस आपस में मिलते हैं, उनका कांटेक्ट होता है, तो उन सरफेसेस के कारण उनके बीच में फोर्स क्रिएट होता है, उसी को फ्रिक्शन बोला जाता है, उसी को फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोला जाता है। और वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उन दोनों बॉडीज के बीच में होने वाले मोशन को अपोज करता है, यानी कि मोशन को होने से रोकता है। अब ये जो फ्रिक्शन होता है ये हमारी लाइफ में, आप डेली लाइफ में अगर आप देखें तो हर जगह आपको फ्रिक्शन ही दिखाई देता है। अगर मैं इस पेन से इस बोर्ड के ऊपर कुछ राइट कर पा रही हूं तो वो फ्रिक्शन के कारण है। हम लिख पाते हैं तो फ्रिक्शन के कारण, चल पाते हैं तो फ्रिक्शन के कारण,
और अगर हम कोई चीज उठा के यहाँ से वहां रखते हैं तो फ्रिक्शन के कारण होता है, और गाड़ियां रोड पे चलती है तो फ्रिक्शन के कारण चलती हैं, आपकी गाड़ी के टायर घिस जाते हैं तो फ्रिक्शन के कारण ही घिस जाते हैं। तो डेली लाइफ में हर जगह आप फ्रिक्शन को देखते हैं, हमारी डेली लाइफ में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो हमारा जो फ्रिक्शन है वो यूजफुल भी होता है और हार्मफुल भी होता है। अब बहुत सारे काम करने के लिए फ्रिक्शन जरूरी है, चलने के लिए फ्रिक्शन जरूरी है। अगर आपके पैरों और ग्राउंड के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होता तो आप चल नहीं पाते, दौड़ नहीं पाते, ठीक है। तो इसलिए फ्रिक्शन जो होता है बहुत जरूरी भी है। लेकिन जो फ्रिक्शन होता है उसके कारण बहुत सारी चीजें टूट जाती हैं, घिस जाती हैं, वियर एंड टियर हो जाता है। इसलिए जो फ्रिक्शन होता है वो क्या होता है, हमारे लिए एक नेसेसरी इविल उसको बोला जाता है। नेसेसरी इविल इसलिए क्योंकि जो फ्रिक्शन है वो जरूरी भी है, और फ्रिक्शन के कारण बहुत सारे नुकसान भी हो जाते हैं। जो मशीन्स चलती हैं और उन मशीन्स के पार्ट्स घिस जाते हैं, वो फ्रिक्शन के कारण घिस जाते हैं। चलती चलती मशीन गर्म हो जाती है, वो फ्रिक्शन के कारण हो जाती है। तो जो फ्रिक्शन होता है ये हमारी लाइफ में जरूरी तो है, लेकिन कई बार हमारे नुकसान भी कर देता है। जैसे जब भी आप किसी माचिस की तिल्ली को घुमाते हैं उस माचिस के ऊपर, उसी कारण फ्रिक्शन के कारण ही वो जलती है, और अगर फ्रिक्शन ना हो तो वो जल नहीं पाएगी। तो यहाँ पर कुछ फ्रिक्शन के बारे में आपको दिया गया है जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, और जनरली जो फ्रिक्शन होता है उसके बारे में हमने डिस्कस कर ही लिया है। वो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है वो उस ऑब्जेक्ट के नेचर के ऊपर, उसकी सरफेस का नेचर कैसा उसके ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए आप चल रहे हैं और चलते चलते आपका जो हैंड है वो किसी ग्लास के साथ ऐसे घिस के निकल गया है, तो क्या आपको कोई चोट लगेगी? वहां पर बिल्कुल नहीं लगेगी, क्योंकि जो ग्लास होता है वो बिल्कुल ही प्लेन होता है, और उस ग्लास के कारण आपकी बॉडी में जो बहुत कम फ्रिक्शन पैदा होगा, आपको कोई चोट नहीं लगेगी। और अगर वहीं पर किसी ईंट के साथ आपका जो हैंड है वो घिस जाए, या फिर रोड पे आप गिर जाते तो आपको बहुत ज्यादा चोट लग जाती है, क्योंकि जो रोड होता है वो बिल्कुल अनइवन होता है, मतलब इतना प्लेन नहीं होता है। प्लेन नहीं होता तो बहुत अप्स एंड डाउन्स उसमें होते हैं, जिसकी वजह से फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होता है और आपको ज्यादा चोट वहां पर लग जाती है। तो अब जो फ्रिक्शन होता है उसके भी कई टाइप्स होते हैं, जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन है। अब देखिए, जब भी कोई बॉडी दो आपस में ऐसे रखी हुई है, जैसे ये बच्चा इस बॉक्स को चलाने की कोशिश कर रहा है, और इस बॉक्स के सरफेस और इस फ्लोर के बीच में एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। जब तक ये बॉडी चलाने की कोशिश कर रहा है लेकिन मोशन नहीं हो रहा है, और उस टाइम इन दोनों सरफेसेस के बीच में जो फ्रिक्शन है उसको स्टैटिक फ्रिक्शन बोला जाता है। स्टैटिक मींस रेस्ट। जब तक बॉडी रेस्ट में है और दोनों सरफेसेस के बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसको स्टैटिक फ्रिक्शन बोला जाता है। लेकिन जैसे ही ये बॉडी मोशन में आ जाती है तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन बन जाता है। काइनेटिक फ्रिक्शन भी दो टाइप का होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। जब भी कोई बॉडी स्लाइड कर रही है, यानी जैसे आप किसी भी चीज को पुश या पुल करके लेके आ रहे हैं, जैसे ये बॉडी इस फ्लोर के ऊपर स्लाइड की जा रही है, तो उस टाइम इन दोनों सरफेसेस के बीच में स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। और जब भी कोई बॉडी रोल कर रही है तो उस टाइम दोनों बॉडीज के बीच में रोलिंग फ्रिक्शन होता है। अब देखिए, जो फ्लूइड होता है, जैसे भी जब भी आप कहीं पर स्विमिंग के लिए जाते हैं तो लिक्विड और आपकी बॉडी के बीच में एक फ्रिक्शन होता है जिसको फ्लूइड फ्रिक्शन बोला जाता है, या फिर वाटर की उन बहुत सारी लेयर्स के बीच में भी एक फ्रिक्शन होता है जो फ्लूइड फ्रिक्शन कहलाता है। या फिर जिसको, या जब आप स्विमिंग कर रहे हैं तो आपको एक ऑपोजिट फोर्स फील होता है जिसको पानी के कारण लगने वाला ड्रैग बोला जाता है। फ्रिक्शन के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, हमने स्टैटिक फ्रिक्शन पढ़ लिया है। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को लिमिटिंग फ्रिक्शन बोला जाता है। काइनेटिक फ्रिक्शन पढ़ लिया है, रोलिंग फ्रिक्शन पढ़ लिया है, फ्लूइड फ्रिक्शन पढ़ लिया है। अब इस फ्रिक्शन के अफेक्ट करने वाले कई फैक्टर्स होते हैं, और सबसे पहला फैक्टर होता है उन दोनों सरफेसेस का नेचर कैसा है, यानी कि जितना ज्यादा रफ सरफेस होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन वहां पर होगा, और जितना स्मूथ सरफेसेस होंगे उतना कम फ्रिक्शन होगा। अब किसी भी ऑब्जेक्ट के कारण लगने वाला फोर्स जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वहां पर फ्रिक्शन होगा, यानी कि बॉडी का जो वेट होता है वही उसका फोर्स होता है। जितना ज्यादा वेट होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन देखने को वहां पे मिलेगा। तो अब देखिए, जो फ्रिक्शन होता है वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ के अंदर, क्योंकि उसी की वजह से आप चल पाते हो, दौड़ पाते हो, चीजों को उठा पाते हो, चीजों को आप पुश या पुल कर पाते हो, चीजों को आप होल्ड कर पाते हो।
लेकिन ये जो फ्रिक्शन होता है इसको कम करने के आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे कि मशीनरी पार्ट्स को के वियर एंड टियर को कम करने का जो बेस्ट मेथड होता है वो लुब्रिकेशन होता है। जब भी मशीनरी पार्ट्स में ग्रीस या फिर ऑयल यूज किया जाता है तो उन पार्ट्स के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाता है और उसकी वजह से उनके वियर एंड टियर कम हो जाते हैं। या फिर आपने साइकिल में ऐसी चेन देखी होगी, ये भी फ्रिक्शनल फोर्स को कम करने के लिए यूज की जाती है। आपने बॉल बेयरिंग्स देखे होंगे, वो भी फ्रिक्शन को कम करने का काम करते हैं। अब आपको एक टाइप का ये क्वेश्चन भी दिया जा सकता है कि जैसे स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, रोलिंग फ्रिक्शन है, दोनों में से कम कौन सा है? तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू रोलिंग फ्रिक्शन। ये या फिर ये दिया जा सकता है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन है, रोलिंग फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। सबसे इन सबको आप इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अलाइन कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस पहले भी आए हैं। तो जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होती है वो स्टैटिक फ्रिक्शन की होती है, फिर काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, फिर आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है और फिर आपका रोलिंग फ्रिक्शन होता है। तो इस तरीके से आप इनको इंक्रीज या डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अलाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रूफ होगी एग्जाम प्रिपरेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।